हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग कवर करेंगे कि मतलब ब्लैक होल क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र दिवस क्या होते हैं, तारामंडल क्या होते हैं, पुच्छर तारे क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होती है, उल्का पिंड क्या होते हैं और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। इनके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप पहले लेक्चरर पे बता दे रहा हूं, जो इसके पहले हम लोग 3 लेक्चर दे चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। आज हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी पे लेक्चर नंबर 4 है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा पिछले चैप्टर के बारे में कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग मतलब क्यों चैप्टर के बारे में पढ़े थे, मतलब कौन कौन से चैप्टर हमारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बात किए थे। सेकेंड लेक्चर में दोस्तों हम लोग खगोलकी के बारे में बात किए थे। खगोलकी में देखा जाए तो दोस्तों हम लोग ब्रह्मांड के बारे में बात किए थे, मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हुई, उससे उत्पत्ति से रिलेटेड जो सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट तीसरा हम लोग देखे थे टॉपिक, तीसरा जो लेक्चर हम लोग का था आकाशगंगा और सौरमंडल और तारे का जन्म एवं मृत्यु के बारे में हम लोग डिटेल से क्लास लिए थे। तो दोस्तों इतना चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग का आज क्लास नंबर 4 है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसमें हम लोग क्लास नंबर 4 में पढ़ेंगे न्यूट्रॉन तारे के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र दिवस क्या होते हैं, तारामंडल क्या होता है, पुच्छर तारे क्या होते हैं, धूमकेतु क्या होती है, उल्का पिंड क्या होते हैं और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, इसके बारे में आज मैं डिटेल से आपका क्लास लूंगा। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब कॉन्सेप्ट आज का आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो वायरल हो। तो दोस्तों चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन तारा के बारे में। क्या दोस्तों पढ़ेंगे? न्यूट्रॉन तारा के बारे में। न्यूट्रॉन तारा दोस्तों, न्यूट्रॉन तारा ये दो चीजों से मिलकर बना है। किससे? ये न्यूट्रॉन और तारा किससे मिलकर बना है? न्यूट्रॉन और बना है तारा, मतलब न्यूट्रॉन और तारा, मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है न्यूट्रॉन तारा। ऐसा मतलब तारा जो न्यूट्रॉन से मिलकर बना हो उसी को हम न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि दोस्तों एक ऐसा तारा जो न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो मतलब जो न्यूट्रॉन तारे हैं वो बने कैसे? आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर जो न्यूट्रॉन तारे हैं वो बने कैसे। दोस्तों वो मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन फिर से मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रॉन तारा बना कैसे। अब न्यूट्रॉन तारे बने कैसे? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन गैस थी वो हीलियम में क्या कन्वर्ट होने लगी। क्या? हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होने लगी। तो जब तारे के केंद्र में हीलियम की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसमें घर्षण होगा। घर्षण से जो दोस्तों उसमें से जो लावा निकलता है या विस्फोट होता है, उसमें उनसे जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, वो कण जो होते हैं वो लाखों वर्षों बाद धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाते हैं या ठंडा होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो उसी कण से दोस्तों न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि न्यूट्रॉन तारे का जन्म कैसे होता है। अब मैं बताता हूं कि न्यूट्रॉन तारे दोस्तों ये न्यूट्रॉन प्लस तारे से मिलकर बने हैं, उसी को हम न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। दोस्तों जब तारे का मतलब द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक हो जाता है तो इसमें भी एक विस्फोट होता है। वो विस्फोट क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट। क्या? सुपरनोवा विस्फोट, जिसे दोस्तों मैं अगले ही लेक्चर में आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूं कि मतलब सुपरनोवा विस्फोट क्या है। तो बताता हूं कि सुपरनोवा विस्फोट होता है। कब होता है? कि जब तारे के केंद्र मतलब जो सूर्य है, सूर्य के द्रव्यमान से तारे का द्रव्यमान अधिक हो जाता है तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है। दोस्तों अब सुपरनोवा विस्फोट तो हो गया, ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद दोस्तों तारे के केंद्र का जो हिस्सा बच जाता है, क्या? सुपरनोवा जो विस्फोट होता है वो तारों के केंद्र में जो हिस्सा बच जाता है, मतलब जलने से बच जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा
कि सुपरनोवा विस्फोट, सुपरनोवा विस्फोट होने से तारे के केंद्र का जो हिस्सा बच जाता है, तारे के केंद्र का जो हिस्सा बच जाता है, जो हिस्सा बच जाता है, जो हिस्सा बच जाता है उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। क्या होता है? उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। उसका जो घनत्व है दोस्तों वो बहुत अधिक होता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। अब उसका जब उसका घनत्व अधिक होगा तो उसी को हम न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। क्या? इसी को हम नाम देते हैं न्यूट्रॉन तारे का। इसी को किसका नाम देते हैं हम लोग? न्यूट्रॉन तारा। इसी को हम न्यूट्रॉन तारे का नाम देते हैं। यही न्यूट्रॉन तारा, इसके पास जब घनत्व बहुत अधिक होगा, ये जब घनत्व बहुत अधिक होगा ये बहुत तेजी से मूव करने लगेगा। क्या? जो न्यूट्रॉन तारा है ये बहुत तेजी से मूव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका जब घनत्व अधिक हो जाएगा, मतलब इसका टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक हो जाएगा, तो वो तेजी से क्या करता है? मूव करने लगता है। वो तेजी से जब मूव करेगा, यानी जब तेजी से घूमने लगेगा, किसी को एक और नाम दिया जाता है। इसी को एक नाम दिया जाता है पल्सर तारा। क्या? पल्सर तारे के नाम से इसे जाना जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि पल्सर तारा क्या है, तो आप कहोगे कि तारों के मतलब सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान से तारों का द्रव्यमान जब अधिक हो जाता है तो तारों में एक विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। अब विस्फोट के बाद जो तारे का मतलब कुछ हिस्सा बच जाता है उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। क्या? उसका घनत्व बहुत अधिक होता है। अब घनत्व अधिक होने के कारण उसे हम न्यूट्रॉन तारे के नाम से जानते हैं। वही न्यूट्रॉन तारा जब घनत्व अधिक है तो बहुत तेजी से मूव करने लगेगा या बहुत तेजी से घूमने लगेगा। उसी को दोस्तों हम एक नाम देते हैं पल्सर तारा का। किसका? पल्सर तारा का। इसे दोस्तों ये जो होते हैं मतलब रेडियो तरंगे यहाँ पाई जाती हैं। न्यूट्रॉन तारे जो हैं यहाँ पे रेडियो तरंगे पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? रेडियो तरंगे यहाँ पे पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? तो न्यूट्रॉन तारे में ये रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। मतलब कि न्यूट्रॉन जो तारा है वो रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है या उत्पन्न करता है। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नहीं? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक होल के बारे में। क्या? आगे हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक होल के बारे में। अब देखते हैं कि ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल के बारे में मैं थोड़ा सा लेक्चर पहले भी दे चुका हूं कि मतलब ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि वहां पे प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता, यानी कि प्रकाश वहां तक मतलब पहुंच भी नहीं सकती, प्रकाश वहां पे प्रवेश भी नहीं कर सकती। तो दोस्तों देखते हैं ब्लैक होल के बारे में कि ब्लैक होल है क्या। ब्लैक होल, अब ब्लैक होल के बारे में दोस्तों हम डिटेल से देखते हैं कि ब्लैक होल है क्या। अब ब्लैक होल होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे। अब ब्लैक होल की बात आ गई तो ब्लैक होल में मैं बताया था कि मतलब अंतरिक्ष में विचलित होने वाले मतलब जो हैं मतलब अंतरिक्ष में स्थित जो मतलब स्थान होता है वहां पे गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। क्या? अंतरिक्ष में स्थित स्थान जो होता है वहां पे गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे अधिक होता है। मतलब कि वहां जो शक्ति होती है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक मात्रा में होती है। अब गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक मात्रा में होती है तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता। क्या? यहाँ पे प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता। और दोस्तों किसी भी चीज मतलब कोई भी वस्तु हो वो इसके सामने से मतलब ब्लैक होल के सामने से गुजर नहीं सकता, मतलब इसके पास से ये गुजर नहीं सकता। ये गुजर नहीं सकता कि मतलब होता है कि वो उसकी इतना शक्तिशाली होता है कि वो उसे क्या करेगा, अपने में अवशोषित कर लेगा या अपने में समा लेगा। उसके बाद बात आती है कि किसी का वस्तु का तो पलायन नहीं होता, तो ये मैं आपको बता चुका। दोस्तों किसी भी वस्तु जो है वो यहाँ पे पलायन नहीं कर सकती, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसे दोस्तों दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता है। क्या? इसे दूरबीन से भी नहीं देखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों जब भी प्रकाश की किरणें यहाँ से विचलित होती हैं तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई
थर्ड फोर्स जो है वो काम कर रहा है, मतलब तीसरी कोई शक्ति यहाँ पे काम कर रही है। अब काम कैसे कर रही है तीसरी शक्ति, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए कि ये रोड है, मान लीजिए ये कोई रोड है, ठीक है, ये कोई रोड है, क्या है, ये रोड है या सड़क है, ठीक है, ये रोड है। यहाँ पे कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। जब यहाँ से प्रकाश की किरणें यहाँ तक आई तो यहीं पे जाके क्या हुई, समाप्त हो गई। उसके बाद जब यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे निकल रही हैं तो वो यहाँ पे समाप्त हो गई। तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कोई तीसरी शक्ति है। अब तीसरी शक्ति क्या है कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ब्लैक होल के बारे में एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे ब्लैक होल है, यहीं पे मान लीजिए ब्लैक होल है, अब प्रकाश की किरणें यहाँ से जा रही हैं और यहीं पे समाप्त हो जा रही है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो यहीं पे समाप्त हो जा रही हैं, मतलब इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई गई होगी दोस्तों, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई हो। तो हम लोग आगे बढ़ें, आगे हम लोग पढ़ेंगे नक्षत्र के बारे में। क्या आगे हम लोग पढ़ेंगे नक्षत्र के बारे में और नक्षत्र दिवस के बारे में पढ़ेंगे। अब नक्षत्र क्या होते हैं और नक्षत्र दिवस क्या होता है, अब उसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लें कि नक्षत्र होते क्या हैं। अब दोस्तों जो नक्षत्र होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं नक्षत्र में, नक्षत्र हमारे 27 होते हैं, जो कि हमारे जो भारतीय मुनि थे उन्होंने बताया कि नक्षत्र 28 होते हैं। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग नक्षत्र क्या है। नक्षत्र दोस्तों, नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र कहते किसे हैं, ठीक है। नक्षत्र दोस्तों किसी निश्चित और स्थित स्थान को, मतलब किसी निश्चित या आकृति वाले स्थान को हम लोग नक्षत्र कहते हैं, मतलब व्यवस्थित जो चीजें हैं उन्हीं को हम नक्षत्र कहते हैं। अब बात आ गई कि सर व्यवस्थित मतलब स्थिर होते हैं या मतलब किसी स्थान पे पूर्ण रूप से होते हैं। जैसे कि निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारे के समूह को भी हम नक्षत्र कह सकते हैं। क्या, निश्चित व्यवस्थित तारे के समूह को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। अब बात आ गई नक्षत्र की, तो नक्षत्र हमारे कितने हैं, नक्षत्र हमारे टोटल 27 हैं। कितने हैं, टोटल 27 नक्षत्र हैं, जो कि हमारे जो भारतीय मुनियों ने बताया, क्या भारतीय मुनियों ने बताया कि नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्र 28 होते हैं। किसने बताया, भारतीय मुनि। भारतीय मुनि ने बताया कि नक्षत्र कितने होते हैं, नक्षत्र 28 होते हैं। तब बात आ गई कि भारतीय मुनि की बात आ गई, तो पहले दोस्तों वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे। क्या, पहले वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे, पहले कौन हुआ करता था, पहले दार्शनिक हुआ करते थे। कौन, पहले दार्शनिक हुआ करते थे। अब वो दार्शनिकों ने बताया कि नक्षत्र हमारे कितने हैं, 28 हैं। अब दोस्तों वो जो 28 नक्षत्र हमारे हैं, वो 28 में मतलब 27 तो पहले से टोटल मतलब फिक्स था, और मुनियों ने बताया कि 28 हो गए हैं। तो ये एक मुनियों ने कौन सा नक्षत्र बताया और उसका नाम क्या रखा, ये तो हमको जानना जरूरी है। तो दोस्तों जो हमारे मतलब भारतीय मुनियों ने ये जो 28वां नक्षत्र बताया उसे अभिजीत नाम दिया। क्या, अभिजीत नाम दिया किसे, एक नक्षत्र को। जो 28वां नक्षत्र हमारा है उसे हमारे भारतीय मुनियों ने अभिजीत का नाम दिया। अब अभिजीत का नाम दिया तो दोस्तों ये अभिजीत क्या है, एक नक्षत्र के रूप में आ गया कि नक्षत्र हमारे कितने हो गए, 28 हो गए। तो मैं जितना भी करंट अपडेट रहता है जियोग्राफी में, मैं उसको भी आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों आप लोग खाली मतलब ध्यान से पढ़िए, जितना भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जितना भी मतलब आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना भी मुझे भी मजा आएगी पढ़ाने में। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, एनसीईआरटी बुकें जितने भी है सबको अवेलेबल कराऊंगा, जीएस पोर्शन जितने भी हैं ऑल पोर्शन को यहाँ पे मैं अपडेट कराता रहूंगा। जैसे कि करंट अफेयर के भी सेशन में चला रहा हूँ, तो करंट अफेयर के सेशन में वीकली करंट अफेयर के सेशन को हम लोग देख रहे हैं, तो वो भी वहां से आप मेरे वेबसाइट पे ए वे टू सक्सेस बाय विवेक नायक पे जाके देखते रहिए। दोस्तों करंट अफेयर से भी अपडेट रहिए, क्योंकि करंट से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं। तो यहाँ से अब जितने भी मतलब स्टेट लेवल की जितने भी हमारे वैकेंसियां आ रही हैं उसमें भी दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन करंट अपडेट ही रहता है, तो आप लोग करंट से भी जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं आगे
कि भारतीय मुनियों ने बताया कि हमारे जो नक्षत्र हैं वो 28 हैं और सबसे पहले जो मतलब फिक्स था वो 27 था। अब बात आ गई कि नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र कहते किसे हैं। दोस्तों जो नक्षत्र है, नक्षत्र दोस्तों नचा गई कि नक्षत्र कहते किसे हैं। अब दोस्तों नक्षत्र कहते किसे हैं तो मैं बता रहा हूं कि नक्षत्र जो दोस्तों होते हैं जैसे कि 23 घंटा 56 मिनट, क्या 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट को हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। और उसके बाद दोस्तों जो नक्षत्र दिवस होते हैं, क्या नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं तो नक्षत्र दिवस दोस्तों एक सौर वर्ष होता है। क्या नक्षत्र दिवस जो होते हैं एक सौर वर्ष होते हैं, मतलब कि ये 24 घंटे के होते हैं। कितने होते हैं? 24 आवर के होते हैं। अब नक्षत्र दोस्तों जैसे कि नक्षत्र में हम लोग मानते हैं कि ये जो 4 मिनट का यहाँ मतलब डिस्टेंस है, इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है? 4 मिनट का जो डिस्टेंस है। तो दोस्तों ये जो मतलब 4 मिनट है, यही 4 मिनट हर चौथे वर्ष लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्या यही जो हमारा 4 मिनट है हर 4 साल बाद, हर 4 वर्ष बाद ये लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। अब लीप वर्ष मतलब कहे तो फरवरी 29 की हो जाती है। हर चौथे वर्ष क्या होता है? हर चौथे वर्ष जो हमारी फरवरी होती है वो 4 वर्ष की हो जाती है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होता है और नक्षत्र दिवस क्या होता है। इतना तो आपका कॉन्सेप्ट तो आज क्लियर हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं तारामंडल के बारे में। क्या तारामंडल के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं तारामंडल क्या है। तारामंडल दोस्तों सुंदर तारे के समूह को हम तारामंडल के नाम से जानते हैं। क्या मैंने कहा कि सुंदर तारे के समूह को तारामंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये इसका डिफिनीशन है। अब दोस्तों मैं आगे भी आपको बता रहा हूं कि मतलब कैसे क्या है, मतलब तारामंडल क्या रूप क्या है उसके बारे में बता रहा हूं। अब दोस्तों तारामंडल क्या, तारामंडल में आपको परिभाषा बताया हूं कि सुंदर तारे के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर तारे के समूह को हम तारामंडल कहते हैं। जिससे कि दोस्तों हमारा जो सुंदर तारे होते हैं उन्हीं को तारामंडल कहते हैं। जैसे कि आप लोग कभी तारामंडल घूमने गए होंगे, तो उसमें अंदर जब जाते हैं तो आपको साक्षात लगता है कि तारे मतलब हमारे पास में हैं। उस मतलब ऐसा दिखाया गया होता है, मतलब सच में वो तारे नहीं रहते, लेकिन बट उसमें दिखाया जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि वो सच में ही तारे हैं, कि मैं तारे मंडल पे ही हूँ, मतलब इस समय मैं तारे मंडल पे खड़ा हूँ। तो ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। आपको समय मिले तो जरूर देखिए तारामंडल को। जैसे कि इलाहाबाद के आनंद भवन में भी तारामंडल है, वहां पे भी दिखाया गया है कि मतलब मैं भी गया था वहां पे घूमने गया तो दोस्तों ऐसा लगा मुझे कि मैं खुद तारामंडल पे आके खड़ा हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि वो क्या है, खुद का तारामंडल होता नहीं, वो तो मतलब डिजिटल रूप से दिखाया गया है कि मतलब तारामंडल ऐसे होते हैं। तो ठीक है, मैं देखता हूं कि तारामंडल में दोस्तों ध्रुव तारा होता है जिसे हम पोली स्टार के नाम से जानते हैं, मतलब युवा तारा के नाम से जानते हैं। अब ध्रुव तारा दोस्तों, क्या ध्रुव तारा दोस्तों ये हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। क्या जो हमारा ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारा जो है हमारा दोस्तों वो ग्रेट बियर तारे का समूह है। किसका है? ये ग्रेट बियर तारे का समूह है। किसका? ग्रेट बियर तारे का समूह है। जो हमारा ये ध्रुव तारा है ये ग्रेट बियर तारे का समूह है। क्या है? ग्रेट बियर तारे का समूह है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं कि ध्रुव तारा किस तारे का समूह है, तो आपको बताना होगा कि जो हमारे ध्रुव तारा है वो ग्रेट बियर तारे का समूह है। आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर उसके बाद मैं आपको बताया हूं कि जो ध्रुव तारे होते हैं हमेशा क्या होते हैं, उत्तर दिशा में दिखाई देते हैं। मतलब उत्तरी ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव होता है, तो जो ध्रुव तारे हैं वो हमेशा उत्तरी ध्रुव की ओर दिखाई देते हैं। अब कैसे दिखाई देते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है।
ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। मान लीजिए कि पृथ्वी ऐसे ही मूव कर रही है, ठीक है, पृथ्वी ऐसे ही मूव कर रही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम यहीं पे हमारा ध्रुव तारा होता है, यहाँ पे यहीं पे हमारा ध्रुव तारा है, हाँ। ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये हमारा जो उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है, उत्तरी ध्रुव हो गया। अब बात आती है कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों वो ऐसे ही रोटेट करती है ना, ऐसे तो ही घूमती है। अब पृथ्वी हमारी ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है, तो ऐसे ऐसे ही घूमते घूमते दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से फिर आके यहीं पे आ जाती है, फिर ऐसे घूमेगी तो फिर यहीं पे आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब जो हमारा ध्रुव तारा है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये हमेशा कहाँ दिखाई देता है, ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है। क्या हमारा जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब ये क्या है, मतलब ध्रुव तारे होते क्या है, ध्रुव तारा के अंतर क्या होता है, मतलब ध्रुव तारे हमेशा उत्तर दिशा में क्यों दिखाई देते हैं, ध्रुव तारे किस तारे का समूह है। इतना तो मैं आपका कॉन्सेप्ट जितना था क्लियर कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे पुच्छल तारा के बारे में। अब पुच्छल तारा क्या है, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करने जा रहा हूं दोस्तों। पुच्छल तारा क्या, पुच्छल तारा। अब पुच्छल तारा से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपका क्लियर कर दूं। आप लोग केवल ध्यान से पढ़ते जाइए, आपका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों जो ये धूमकेतु होते हैं ये बने किससे होते हैं, क्या आपके माइंड में कभी क्लिक किया कि हमारे जो धूमकेतु हैं वो बने कैसे, इनका भी तो निर्माण हुआ होगा किसी चीज से, सही नहीं हुआ तो होगा। जैसे कि मैं ब्रह्मांड में आपको बता दिया था कि अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था, बिंदु हुआ करता था जिसके पास अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स था, या उसके पास अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स था। और ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण ही छोटी छोटी जो वस्तुएं थी, छोटी छोटी जो कण थे उनको अपनी तरफ आकर्षित किया, और आकर्षित करने के बाद दोस्तों उसमें संघनन हुआ, और संघनन होने के बाद उसका क्या घनत्व बढ़ा, और घनत्व के बाद उसे विस्फोट हुआ। विस्फोट को जिसे हम महाविस्फोट के नाम से जानते हैं, जो 15 अरब वर्ष पहले हुआ। तो उसमें एक बिंदु को हम लोग मान के चले, मतलब कॉन्सेप्ट एक बिंदु को हम लोग बनाए, क्योंकि इसका कोई नियम था नहीं या कोई रूल भी नहीं है, या कोई वैज्ञानिक इसका पता भी नहीं लगा पाया कि ब्रह्मांड बनाकर, जब कोई था नहीं तो फिर कैसे बनाएगा। ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के बाद आकाश गंगा बनी, सौर मंडल बना, तब न पृथ्वी बनी। तो कोई भी साक्ष्य था नहीं, तो हमको जाहिर सी बात है बिंदु को मान के चलना होगा। तो उस बिंदु को मान के हम लोग चले। उसी तरह हमारा जो पुच्छल तारा है इसका भी तो कोई मतलब वजह होगा या कोई कारण होगा, ये कैसे बना, किस चीज से बना, किस वस्तु से बना, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। ये दोस्तों जो हमारा मतलब ध्रुव तारा है या धूमकेतु है, ये धूलकण बर्फ एवं गैस से बने हैं। किससे बने हैं, ये धूलकण बर्फ और गैस किससे बने हैं। हमारे जो पुच्छल तारा है ये धूलकण बर्फ और गैस से मिलके बने हैं। अब बात आती है कि सर धूलकण बर्फ गैस से मिलके बने हैं, इसे हम एक पिंड भी तो कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, इसे हम एक पिंड के रूप में भी कह सकते हैं कि ये भी एक गैसीय पिंड है। क्या है, इसे हम एक गैसीय पिंड कह सकते हैं कि हमारा जो पुच्छल तारा है वो एक गैसीय पिंड के रूप में है। अब बात आती है जो गैसीय पिंड है, क्या है ये दोस्तों जो होते हैं गैसीय पिंड है, मतलब जो हमारे पुच्छल तारा है वो गैसीय पिंड है। ये सूर्य के बहुत नजदीक होते हैं। क्या जो पुच्छल तारे हैं ये सूर्य के बहुत नजदीक है, इसलिए जल्दी से क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद जब गैसें जब गर्म होती हैं वो फुहारे के नुमा क्या होती है, मतलब फुहारे के नुमा या झरने के नुमा क्या होती हैं, निकलने लगती हैं। उसी को हम कहते हैं कि सूर्य का जो पूंछ बनता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। क्या सूर्य का जो मतलब पूंछ बनता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा सूर्य है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कि पुच्छल तारे हैं, ठीक है, यहाँ पे पुच्छल तारे हैं।
अब उच्छल तारे जब सूर्य के नजदीक रहेंगे तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रकाश होगा ये इसमें पड़ेगा। प्रकाश पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जब प्रकाश इसका पड़ेगा तो मैं आपको बताया कि ये गैसीय पिंड है। उच्छल तारे जो हैं वो धूल कण बर्फ और गैस से मिलकर बने हैं, तो मैं इसे गैसीय पिंड मानता हूँ। ठीक है, गैसीय पिंड मानते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे मतलब पड़ेगा गैस मतलब उच्छल तारे पे, तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे फुहारे के नुमा क्या होंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे। निकलना शुरू हो जाएंगे नहीं, ये फुहारे के नुमा धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी को हम लोग उच्छल तारा के नाम से जानते हैं। इसी को हम कहते हैं कि सूर्य का जो पूंछ बनता है वो सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में बनता है। अब दोस्तों जो ये है मतलब पृथ्वी जो हमारी है, पृथ्वी भी हमारी नियत समय पे चक्कर लगाती है। जो उसका समय निर्धारित किया गया है, जो अक्ष मान लीजिए निर्धारित किया गया है, वो उसके मतलब रिलेटेड उतना ही चक्कर लगाती है। जो हमारे तारे हैं, तारे भी दोस्तों हमारे नियत समय पे और नियत जगह पे वो क्या होगा, चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हम मान लें कि क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों मतलब कि उच्छल तारा ही मान लीजिए, क्षुद्र ग्रह मान लें या उच्छल तारा, दोनों बात एक ही है। तो दोस्तों जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं या उच्छल तारे हैं, इनका कोई नियम नहीं है। क्या? इनका कोई नियम नहीं है। अब नियम क्यों नहीं है? नियम क्यों नहीं है दोस्तों कि मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी, ठीक है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। मान लीजिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो ये क्या हो रही है, नियत समय पे लगाएगी। क्या? ये अपना मतलब जितना डिग्री सेल्सियस पे, जितना डिग्री मतलब सेंटीग्रेड पे इसको घूमना है, वो क्या हो रही है, वो घूम रही है ना। उसके बाद जो हमारे तारे होते हैं वो भी यही प्रक्रिया है कि वो भी अपना क्या करते हैं, अपने ही मार्ग पे घूमते रहते हैं। मतलब ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। हमारी पृथ्वी भी जो चक्कर लगाती है वो भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। ऐसे ही हमारे जो तारे हैं वो भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। लेकिन दोस्तों जो उच्छल तारे हैं या धूमकेतु है, जैसे कि अभी हम मान लें कि प्लूटो ग्रह को मान लें। प्लूटो एक हमारा ग्रह था। क्या था? प्लूटो हमारा ग्रह था, लेकिन उसको 2006 में शोधों के अनुसार मतलब वैज्ञानिक शोध के अनुसार उसे ग्रहों की दर्जा से निकाल दिया गया और उसे क्या, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। उसका क्या मतलब वजह था, क्यों निकाला गया? तो मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए कोई, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो हमारा प्लूटो ग्रह था वो चक्कर ऐसे ऐसे लगा रहा है, ऐसे ऐसे लगा रहा है। लगाते लगाते दोस्तों ये कभी कल क्या होता है, ये दूसरों की कक्षा में घुस जाता है, मतलब दूसरों की कक्षा में प्रवेश कर जाता है। इसलिए इसे छोटे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मतलब प्लूटो ग्रह को वैज्ञानिकों ने 2006 में इसे ग्रह के दर्जे से निकाल के क्षुद्र ग्रह के श्रेणी में डाल दिया। अब दोस्तों बात आती है इसी में कि एक हमारा है मतलब सूर्य की विपरीत दिशा में तो सूर्य का पूंछ बनता है। उसी तरह दोस्तों एक हैली उच्छल तारा होता है। क्या? हैली उच्छल तारा। अब वो क्या है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जैसा कि दोस्तों हैली उच्छल तारा, हैली उच्छल तारा, ठीक है। हैली उच्छल तारा जो हमारा है, ये दोस्तों हैली उच्छल तारा है क्या? हैली उच्छल तारा दोस्तों ये पृथ्वी के मतलब हर 76 वर्ष बाद पृथ्वी के नजदीक से गुजरता है। क्या? मतलब पृथ्वी के नजदीक से गुजरता है या पृथ्वी के नजदीक दिखाई देता है। जो हैली उच्छल तारा है ये हर 76 वर्ष बाद मतलब 76 वर्ष बाद ये पृथ्वी के नजदीक, क्या, ये पृथ्वी के नजदीक दिखाई देता है। कितने साल बाद? हर 76 साल बाद उच्छल तारा ये पृथ्वी के नजदीक दिखाई देता है। अब दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे धूमकेतु के बारे में। क्या? आगे हम लोग पढ़ेंगे धूमकेतु क्या है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों ये तो आपको कौन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना कि उच्छल तारा क्या होते हैं, उच्छल तारा कहते किसे हैं, मतलब इतना तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना। कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो आप वीडियो पे कमेंट करिए, बताइए कि सर ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसे समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। तो जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीजें समझ में आई या नहीं आई। तो दोस्तों जब समझ में आएंगी तो आप कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा है, लगेगा कि मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है, मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है।
तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो पे कमेंट करिए, जो भी आपको ना समझ में आए तो मैं उसे समझाने का कोशिश करूंगा, फिर से मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको, जिससे और भी इजीली करके कि आपको समझ में आए। वैसा तो मुझे लगता नहीं कि मैं इतना हार्ड पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सब्जेक्ट को पूरा इजीली करके पढ़ाता हूँ, पूरा इजी करके ही पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे धूमकेतु के बारे में। क्या? धूमकेतु के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। धूमकेतु मतलब धूमकेतु क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। धूमकेतु के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। क्या? 3 पार्ट होते हैं, नाभि, कोमा और पूंछ। क्या? 3 पार्ट होते हैं, नाभि, कोमा और पूंछ। धूमकेतु के यही 3 पार्ट होते हैं। अब इन 3 पार्टों का कार्य क्या होता है, ये 3 पार्ट बने कैसे, उसके बारे में भी आप डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जो नाभि होती है वो धूलकण से मिलके बनी है। क्या होती है? ये धूलकण से मिलके बनी होती है, मतलब ये एक जगह अस्थाई होती है। उसके बाद जो हमारा कोमा है दोस्तों, ये क्या होता है, मतलब कि ये जल और CO2 गैस से मिलके बना है। क्या? जो हमारा ये कोमा है वो गैस प्लस CO2 प्लस जल। दोस्तों जो हमारा कोमा है वो गैस प्लस CO2 प्लस जल के रूप में मिलके बने होते हैं। अब बात आ गई कि पूंछ दोस्तों, ये शीर्ष पूरा गैस का बना होता है। क्या? ये पूरा शीर्ष गैस का बना होता है। जो पूंछ है ये पूरा शीर्ष गैस का ही बना होता है। तो आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो हमारे धूमकेतु हैं, धूमकेतु के 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? नाभि, कोमा, पूंछ। जो हमारी नाभि है दोस्तों, ये हमेशा क्या होती है, ये धूलकणों से, मतलब मुख्य अस्थाई भाग इसका जो होता है वो दोस्तों बर्फ और से मिलके बनी होती है, मतलब बर्फ की मान लीजिए बनी होती है। ठीक है, बर्फ के रूप में बनी है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए इसको लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, बर्फ और गैस से मिलके बनी होती है। ठीक है, जो हमारी मतलब धूमकेतु है, धूमकेतु के 3 पार्ट होते हैं। क्या? नाभि, कोमा और पूंछ। जो हमारी नाभि होती है वो बर्फ और गैस से मिलके बनी होती है। जो हमारा कोमा होता है वो गैस प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से मिलके बना होता है। और जो हमारी पूंछ होती है वो शीर्ष, उसका जो पूरा भाग है वो गैस से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? गैस से मिलके बना होता है। तो दोस्तों चलते हैं, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कि उल्का पिंड क्या होते हैं। क्या? उल्का पिंड क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मुझे तो लगता है कि ये आपका धूमकेतु वाला पार्ट तो बहुत इजीली है, ये तो आपको समझ में आया ही होगा। तो चलिए फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि मतलब क्या पढ़ेंगे, उल्का पिंड के बारे में, मतलब उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का पिंड का महत्व हमारे पृथ्वी पे क्या है, क्या हम उसे देख सकते हैं उल्का पिंड को। तो ठीक है, डिटेल से पढ़ते हैं उल्का पिंड के बारे में। क्या? उल्का पिंड। ठीक है, उल्का पिंड हमारा ये 7वां पार्ट हो गया ना। हाँ, उल्का पिंड। अब दोस्तों उल्का पिंड की बात आ गई। क्या? उल्का पिंड। अब उल्का पिंड क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। नहीं तो दोस्तों छोड़िए, उल्का पिंड से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि मतलब क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्या? क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं उल्का पिंड पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है, चलते हैं, पहले हम लोग क्षुद्र ग्रह ही पढ़ लेते हैं। क्या? पहले हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल से क्लास लेंगे, मतलब उल्का पिंड का, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह। ठीक है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। जैसे दोस्तों क्षुद्र ग्रह पे मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये हमारा सूर्य है और आप लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ हमारे 8 ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। 9वां ग्रह जो प्लूटो था उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताया हूँ
कि उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल के क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। तो दोस्तों जो हमारा सूर्य है उसके सबसे नजदीक 4 तारे हैं। कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। दोस्तों यही जो 4 ग्रह हैं ये पृथ्वी मतलब सूर्य के सबसे नजदीक हैं। कौन कौन से हैं? मतलब कि कौन कौन से हैं दोस्तों? बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। ये पृथ्वी के मतलब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हैं। और आपसे पूछ ले कि इनर ग्रह किसे कहते हैं? क्या आंतरिक ग्रह या इनर ग्रह किसे कहते हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह या इनर ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं किसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और आंतरिक ग्रह दोस्तों क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक तो हमारा बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, उसके बाद मंगल आता है। अब दोस्तों इसके बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है। क्या? इन्हीं के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है। ये क्या होती है? क्षुद्र ग्रह की पेटी। क्षुद्र ग्रह की पेटी यहीं पे होती है। अब क्षुद्र ग्रह की पेटी यहाँ पे होती है। उसके बाद दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्या? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह हमारे दोस्तों ये बाहरी ग्रह है। इसे हम बाहरी ग्रह के नाम से जानते हैं। क्या? बाहरी ग्रह के नाम से इन्हें हम जानते हैं। अब बात आ गई, फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सूर्य है, सूर्य के 8 जो हमारे मतलब ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिसे हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 4 ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, इन्हें हम बाहरी ग्रह के नाम से जानते हैं। अब इतना बात आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों ऐसे 2 ग्रह हैं हमारे कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। वो कौन कौन से हैं? शुक्र और अरुण। कौन से? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ऐसे मतलब ग्रह हैं हमारे जो किसका? पूर्व से पश्चिम की तरफ मूव करते हैं। क्या? पूर्व से पश्चिम की तरफ ये मूव करते हैं। मतलब ये हमेशा विपरीत, मतलब हमेशा ये पूरब से पश्चिम चलते हैं। और ये जो है दोस्तों जो बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण है, ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि मतलब जो हमारा क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह के अंतर्गत हमारे जो सूर्य है, सूर्य के 8 जो हमारे ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। उसमें जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिसे हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, और बीच में हमारी क्षुद्र ग्रह की पेटी है। उसके बाद दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, जिन्हें हम बाहरी ग्रह के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारे 2 ऐसे ग्रह हैं जो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हम बताए हैं कि शुक्र हमारा पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है, और वरुण ग्रह जो है यह भी पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। तो दोस्तों इतना तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि मतलब क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उल्का पिंड के बारे में। ये हमारा लास्ट होगा, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो दोस्तों चलते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्षुद्र ग्रह मतलब उल्का पिंड के बारे में। अब उल्का पिंड क्या है, अब कैसे बना, इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों देखा जाए उल्का पिंड, क्या उल्का पिंड, क्या उल्का पिंड। अब उल्का पिंड की बात आ गई तो उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड के स्रोत हैं वरुण ग्रह। क्या? उल्का पिंड के दोस्तों स्रोत हैं वरुण ग्रह। क्या? उल्का पिंड के जो स्रोत हैं वरुण ग्रह। क्या है? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह के पास दोस्तों अधिक उल्काएं पाई जाती हैं। क्या? वरुण ग्रह के पास अधिक उल्काएं पाई जाती हैं। जैसा कि दोस्तों इसके बाद ये क्यूसब क्या होता है? क्यूपर बेल्ट होता है। क्या? क्यूपर बेल्ट।
इनके बाद क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट में भी दोस्तों सबसे अधिक मतलब उल्काएं पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा उल्काएं अरुण ग्रह के पास पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे आता है क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट में भी दोस्तों सबसे अधिक उल्काएं पाई जाती हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। फिर चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि मतलब क्या हुआ। मतलब जो दोस्तों हमारे उल्काएं पिंड है, हाँ ठीक है, वो पृथ्वी के नजदीक आती है। क्या, जो उल्काएं पिंड है ये पृथ्वी के नजदीक, क्या पृथ्वी की जब नजदीक आएंगी उल्कापिंड, जब पृथ्वी के नजदीक आएगी, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी, क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी इसे क्या करेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी। क्या करेगी, अपनी तरफ पृथ्वी इसे आकर्षित करेगी। अब पृथ्वी जब दोस्तों इसे आकर्षित करेगी तो ये क्या होगा, ये पृथ्वी के जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेगा, क्या, ये पृथ्वी के जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में क्या होगा, जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, प्रवेश तो कर लिया दोस्तों ना, तो ये जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है उसी तरह दोस्तों इसे क्या होता है, पृथ्वी बहुत तेजी से इसे क्या करती है, आकर्षित करने लगती है। क्या होती है, इसे आकर्षित करने लगती है, जिससे हमको प्रतीत होता है कि उल्काएं क्या होती हैं, गिरते हुए प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं, गिरते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, जब वैसे ही दोस्तों ये क्या होते हैं, ये गिरते हुए प्रतीत होना शुरू हो जाते हैं। ये दोस्तों ये किससे बने होती है उल्काएं, उल्काएं किससे बनी, तो दोस्तों ये गैस से बनी होती है। क्या, उल्काएं जो हमारी है ये गैस से बनी होती हैं। और जब गैस से ये बनी है तो दोस्तों इसमें घर्षण होने शुरू हो जाता है। क्या, इसमें घर्षण होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही दोस्तों इसमें घर्षण होता है ये जल उठते हैं। क्या, ये जल उठते हैं, जल उठते हैं मतलब इसमें भीषण आग लग जाती है। क्या, इसमें भीषण आग लग जाती है। और दोस्तों जब भीषण आग लग जाएगी तो आग लगने के बाद दोस्तों इसका जो कुछ हिस्सा है वो जल जाता है। क्या, इसका जो कुछ हिस्सा है वो नष्ट हो जाता है। क्या, इसका कुछ हिस्सा नष्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा जो इसका है वो बच जाता है। ठीक है दोस्तों, जब इसमें मतलब विस्फोट होता है तो इसमें कुछ हिस्सा इसकी बच जाते हैं और कुछ हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। दोस्तों उसी को हम उल्का कहते हैं। जो हिस्सा मतलब नष्ट हो जाता है पूरी तरह उसी को हम क्या कहते हैं, उल्का कहते हैं, उसी को हम उल्का कहते हैं। और दोस्तों जो बच जाता है वो ठोस अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ये क्या होता है, ये ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, ये ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये दोस्तों ठोस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या होती है, ये पृथ्वी पे गिरता है। क्या करता है, ये पृथ्वी पे गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है, जिससे दोस्तों झीलों का निर्माण होता है। क्या, जिससे झीलों का निर्माण होता है। अब दोस्तों यही जो उल्काएं हैं जब पृथ्वी पे गिरती हैं तो इन्हीं को दोस्तों हम इसी से झीलों का निर्माण होता है। दोस्तों इतनी कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया ना कि मतलब कि उल्कापिंड क्या होते हैं। अब उल्कापिंड क्या होते हैं फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि उल्कापिंड दोस्तों, उल्कापिंड वरुण ग्रह के पास सबसे ज्यादा उल्काएं पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है कि मतलब क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट में भी सबसे अधिक उल्काएं पाई जाती हैं। दोस्तों उल्कापिंड जैसे ही पृथ्वी के नजदीक आता है, ठीक है, जैसे ही पृथ्वी के नजदीक आएगा तो पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उल्काओं को क्या करेगी, अपनी तरफ आकर्षित करेगी, मतलब कि अपनी तरफ खींचेगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, क्या, जैसे ही उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद दोस्तों वो गिरते हुए नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं उल्काएं, ये गिरते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो गिरते हुए नजर आते हैं तो जो उल्काएं हमारी होती हैं वो गैस की बनी होती है। ठीक है, वो गैस की बनी होती हैं और गैस की बनेंगी तो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगी तो उसमें घर्षण होना शुरू हो जाएगा।
घर्षण होने के बाद दोस्तों उसमें भीषण आग लग जाती है, जिसे हम कहते हैं मतलब वो जल उठता है। जलने के बाद दोस्तों उल्काओं का कुछ हिस्सा जो होता है वो नष्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा बच जाता है। जो हिस्सा नष्ट हो जाता है उसे हम उल्का कहते हैं। क्या? जो हिस्सा नष्ट हो जाता है उसे हम उल्का कहते हैं, और जो कुछ हिस्सा बच जाता है वो ठोस अवस्था में परिवर्तन होकर पृथ्वी पर गिरता है। और पृथ्वी पे जब गिरता है तो उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं कि झीलों का निर्माण हो गया। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।